Subscribe to the channel Educate Sada and press the bell icon for the latest videos. Thank you. Next point, bipolarization of the world. During the Cold War, most countries of the world joined either of the two superpowers blocks. तो यहाँ पे दो बड़े पावरफुल देशों को पूरे विश्व ने मतलब कोसा था कि इनके वजह से ही ये विश्व में ऐसे बड़े बड़े युद्ध हुए। तो ये दोनों देशों में अपने आपसी भेदभाव मतभेदों को भूलकर एकजुट होकर विश्व के शांति के लिए ये दोनों एक हो गए, सुपर पावर्स एक हो गए। सच डिविजन्स ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड in two groups in bipolarization. The scope of the Cold War increased due to this. The sphere of tension spread. तो गाइस कोल्ड वॉर की वजह से ये दोनों एकजुट हो गए थे, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी इनके जो सोच था उसमें डिफ्रेंशिएशन होने के कारण ये कोल्ड वॉर भी यहाँ पे भी फेल होने के कगार में है आज के इस प्रेजेंट टाइम में गाइस। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ये कोल्ड वॉर भी यहाँ पे एक प्रोसेस जो था कि विश्व शांति के लिए सारे देश मिलकर एकजुट हुए थे, वहाँ पे टूट पड़ी है। उसके बाद गाइस आर्म रेस यहाँ पे आया। आर्म रेस इट मीन्स आर्मी फोर्स यहाँ पे आया। द सुपर पावर स्टार्टेड प्रोडक्शन आर्म्स ऑन अ लार्ज स्केल टू आउटस्मार्ट ईच अदर। दे स्टार्टेड अ rivalry to make more and more destructive weapons and to acquire the technology required for the same. तो ऐसे मिलिट्री फोर्स में भी इनके मतभेद अलग अलग हुए। जो जहाँ पे यूनियन फोर्स बनाया था उस देश को जो देश ने अपने देश की सुरक्षा के लिए वेपन्स बनाए थे वो पार्ट ऑफ द यूनियन सोवियत को देने के लिए इनकार कर दिया। तब से लेके आज भी यहाँ पे अलग अलग देशों के बीच में मतभेद है कि हम अपने देश की सुरक्षा करने के लिए वेपन्स तैयार किए हैं और हम आपको नहीं देंगे। यहाँ पे यूनियन सोवियत संस्था जो है वो कहता है कि नहीं, आपने जो बनाया है वो वेपन्स विश्व शांति के लिए चाहिए और वो हम लोगों के पास रहना ज़रूरी है। तो गाइज यहाँ पे इसी एक थिंकिंग पावर सेपरेटली होने के कारण ये आर्म रेस जो कोल्ड वॉर था वो भी यहाँ पे फेल हो चुका है। गुड मॉर्निंग गाइज। लास्ट वीक वी आर स्टडिंग द लेसन नंबर 1 पॉलिटिकल सेक्शन पोस्ट वर्ल्ड वॉर and political parties development in the world. So guys, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, कोल्ड वॉर मतलब क्या है इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमने जान लिया है गाइस। तो ये विश्व युद्ध हुआ तो उसका इफ़ेक्ट पूरे पृथ्वी पे किस तरीके से हुआ, लोग इसको सहारा या फिर इसको कोई पसंद नहीं किया, ये सारी जानकारी नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर। क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पावर्स क्रिएटेड military organizations. The respective superpower took up the responsibility of the security of the countries joining the military organizations led by them. NATO, it means North Atlantic Treaty Organizations, was a military organization under the dominance of America, while the Warsaw Pact was a military organization under the command of Soviet Union. Guys, इसका मतलब है जब भी कोल्ड वॉर हुआ पेपर पे एग्रीमेंट्स हुए कि हम लोग अभी ऐसे जीवित हानि नहीं करेंगे, पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे एग्रीमेंट साइन होने के बाद, कोल्ड वॉर होने के बाद भी बड़े बड़े जो देश थे, बड़े बड़े पावरफुल देश थे, उन्होंने अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया। इट मीन्स मिलिट्री फोर्स को बढ़ाया, सिक्योरिटी फोर्स को बढ़ाया, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए जितना बन पाता है उतने सारे प्रोसेस सारे देशों ने अपने अपने देशों में कर लिया गाइस। तो ये सारा अंडर फॉर द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और पूरे विश्व को जानने के लिए और पूरे विश्व में शांति छाने के लिए भी सोवियत यूनियन ने
एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन उस टाइम में किया था। उसके बाद गाइस क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आता है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपने अपने देशों के कम्युनिटीज़ को सेफली रखना, कोई देश को नुकसान ना पहुंचे या फिर कोई दुश्मन हम पर हमला ना करे, ऐसे अपने ही प्रांतों को सिक्योर रखने के लिए जो फोर्स बनता है या फिर को रूल्स बनते हैं उसको क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। डेवलपिंग नेशंस क्रिएट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एट द रीजनल लेवल इन ऑर्डर टू एंश्योर म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द कंटेस्ट of the superpower rivalry. They felt that economic development was more important. European countries came together and formed the European Economic Community. While the Southeast Asian countries, it means Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, etc., established the associations of Southeast Asian nations. तो ये सारे देश मिलकर आसपास के जो आइलैंड देशेस हैं वो एशिया कंट्रीज से मिलकर जुड़कर हमारे इस प्रांत को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे संस्थाएं खोले हुए हैं। नॉन अलिगमेंट इन द पीरियड ऑफ द कोल्ड वॉर वाइल द वॉर वॉज बिकमिंग बिपलोर there were some countries which did not want to join the superpower rivalry. Such nations decide to stay out of the cold war rivalry. It means यहाँ पे कुछ देश ऐसे थे उन्होंने सोचा कि हम अलग अलग देशों में ज्वाइन नहीं होंगे, हम सेपरेटली अपने देश को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, ऐसे इन्होंने सोचा। Such nations decided to stay out of the World War delivery. Their policy is known as non-alignment. Non-alignment was an important movement during the Cold War. कोल्ड वॉर होने के बाद इस एग्रीमेंट को जो जो नहीं मान रहे थे उनका एक देश अलग अलग हो गए और इनके आंदोलन यहाँ पे छेड़े गए कि हम आपके कोल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये कौन कौन से हैं गाइज, हम लोग देखते हैं ये सारे किस तरीके से यहाँ पे आंदोलन छेड़ा। द Asian and African countries which became independent after the Second World War supported the idea of non-alignment. This movement started from 1961 under the leadership of India's Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, President of Yugoslavia Marshal Tito, President of Egypt Gamal Abdel Nasser, President of Indonesia Dr. Sukarno and Prime Minister of Ghana डॉक्टर क्वामी ड्रुमा। तो ये सारे देश के प्रेसिडेंट मिलकर यहाँ पे एक नॉन एलिगमेंट मतलब कोल्ड वॉर ना मानने का एक एग्रीमेंट यहाँ पे तोड़ते गए गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इवेल्युएशन ऑफ द नॉन एलिगमेंट मूवमेंट। द नॉन एलिगमेंट मूवमेंट एज अपोज्ड colonialism, imperialism and regimes. It has encouraged the resolutions of international dispute by the peaceful means. यहाँ पे गाइस जो ये नॉन एलिगमेंट मूवमेंट जो हुआ उसका फाइनली ये सोचा गया, उसका पूरी तरीके से फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि विश्व में कहीं भी अगर कुछ दंगे फसाद हो रहे तो उसको एंकरेज नहीं करना है, वहाँ पे शांति बनाए रखना है, हमें देश में या पृथ्वी पे कहीं भी दंगे फसाद नहीं करने हैं, ऐसा ये नॉन एलिगमेंट मूवमेंट सोचकर बनाया गया। इंडिया लीड दिस मूवमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया कंटिन्यूड टू actively support the movements afterwards as well. Even after the end of the Cold War, the importance of the movements has not reduced. तो गाइस कोल्ड वॉर में ये बताया गया था कि इतने साल तक हम लोग कोई दंगे फसाद नहीं करेंगे, फिर भी अनबन होती रही। कोल्ड वॉर ऐसे कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहा था, लेकिन इस वक्त मतलब जो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने स्ट्रिक्टली ये वार्निंग किया कि कोल्ड वॉर जो भी साइन करता है स्ट्रिक्टली यहाँ पे कोई भी मिसबिहेव नहीं करेगा और इस कोल्ड वॉर के सिग्नेचर्स को इम्पोर्टेंस देगा। तो इस तरीके से जो भी आंदोलन था वो यहाँ पे फाइनली थम गया था। The non-alignment movement is based on internal principles of humanism,
global peace and equality. It has inspired the less development countries to come together. तो यहाँ पे जो जो कंट्रीज बहुत ही नुकसान झेल चुके थे विश्व युद्ध में, और जिनके देश में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था, शांति नहीं थी, समानता नहीं थी, वो सारे लोग इस एक मूवमेंट में हिस्सा लिए थे। और नॉन एलिगमेंट मूवमेंट्स में इन्होंने साइनिंग किया कि हम दंगे फसाद नहीं करेंगे, कोई देश से झगड़ेंगे नहीं, और इंसानियत, शांति और समानता बनाए रखने के लिए सब लोग हम एकजुट होकर काम करेंगे, ऐसा यहाँ पे फाइनली एक डिसीजन लिया गया गाइस। इट हैज़ encourage the resolutions of international dispute by peaceful means while taking a firm stance on disarmament, fostering human rights. The non-aligned movement put forth the problems of poor, underdeveloped countries firmly. This movement made a demand of a new international economic order, NIEO. It means guys, यहाँ पे पूरे विश्व में जो गरीब देश है, जो समस्याओं से घिरा हुआ देश है, या वहाँ पे जिस देश में बहुत सारे कमियां हैं और बहुत सारे इंसानियत पीछे रह गया है, जहाँ पे हिंसाचार बढ़ा हुआ है, उन सारे देशों में शांति बनाए रखने के लिए और वहाँ का आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए, इंसानों में समानता लाने के लिए NIEO, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया गया। इससे गाइस पूरे विश्व में हर कोई देश हर किसी देश से बिजनेस कर सकते हैं, हर किसी देश से अपने देश के लिए जो भी ज़रूरी मटेरियल है वो ले भी सकते हैं और दूसरे देश को दे भी सकते हैं। इट मीन्स गाइस ट्रेडिंग प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो गया, पॉलिटिकली रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए, और इस समय पॉलिटिकल डिमांड भी, डेवलपमेंट भी यहाँ पे होने लगा गाइस। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, इस डिसीजन पे आया, इस नतीजे पे आकर ये कोल्ड वॉर अंत हो गया। इट मीन्स यहाँ पे स्टॉप हो गया। द कोल्ड वॉर दैट हैड dominated international politics since 1945 came to an end. It was an important event that happened towards the end of the last century. There were many reasons for the end of the Cold War as given below. तो किस वजह से ये कोल्ड वॉर पूरा ख़त्म हो गया वो एक एक करके यहाँ पे पॉइंट दिया गया है गाइस। लेट वी सी। फर्स्ट पॉइंट इज द सोवियत यूनियन adopted the policy of opening up the economy. The state loosened up its कंट्रोल ऑफ द इकनॉमी। द सोवियत यूनियन अडॉप्टेड कर लिया बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को, पूरे विश्व के आर्थिक परिस्थिति को सुधारने का एक कंट्रोलिंग पावर सोवियत यूनियन ने ले लिया था। इसके वजह से ये कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया। देन सेकेंड पॉइंट इज द देन प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन मिखेल गोर्बेचेव implemented the policy of perestroika. It means रिस्ट्रक्चरिंग। इट मीन्स पॉलिसी में अगर कोई गलतियां हैं तो उसको सुधार कर। एंड ग्लासनोस्ट, इट मीन्स ओपनर्स, इट मीन्स जो भी शुरुआत करना चाहते हैं और जो भी अलग अलग बड़े बड़े देशों के साथ मिलना चाहते हैं, मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने परमिशन दिया गया। ड्यू टू दिस पॉलिसीज द कंट्रोल ओवर द मीडिया reduced. Important changes took place in political and economic spheres. Is that these spheres were instructed. This gave impetus to democracy. यहाँ पे अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी, इट मीन प्रजासत्तात्मक गवर्नमेंट यहाँ पे लागू हुआ था। उसके वजह से भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे और अलग अलग देशों के साथ चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, उनसे बिजनेस करना बहुत ज़रूरी था गाइज। उस टाइम में ये सोवियत यूनियन परमिशन दिया और कोल्ड वॉर यहाँ पे ख़त्म हो गया। थर्ड पॉइंट, as the East European countries under the influence of the Soviet Union adopted the capitalist and democratic path, the regimes there changed. तो इसके वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में सोवियत यूनियन यहाँ पे आर्मी फोर्स यहाँ पे ज्वाइनिंग किए गए
अलग अलग देशों में आर्मी फोर्सेस भेजे गए, रेजिमेंट्स बनाया गया, वो बहुत सारे चेंजेस किए गए और हर एक देश में अपने अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे बनाने लगे। उस वक्त भी ये कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं। फोर्थ वन, द सोवियत यूनियन disintegrated and several new nations were created out of it. Russia was the biggest country in the Soviet Union. तो गाइज यहाँ पे सोवियत यूनियन इट मीन्स रशिया बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा सक्सेसफुल देश माना गया था। तो सोवियत यूनियन संविधान जो है, संस्था जो है, वो डिसइंटीग्रेट किया गया। इट मीन्स बहुत सारे नए नए देशों को इसमें क्रिएट किए गए। रशिया को भी सोवियत यूनियन में लिया गया और पूरा विश्व एक होकर विश्व शांति के लिए और बिना कुछ इंसान, एनवायरनमेंट और कोई प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाए हुए इकोनॉमिक स्टेज को डेवलप करने के लिए यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं गाइस। इसके लिए भी एक कोल्ड वॉर यहाँ पे ख़त्म हो गया, ऐसे हम कह सकते। नेक्स्ट आते हैं गाइस पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में। तो पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है, किस तरीके से इस वॉर को यहाँ पे एक्सपोज किया है, देखेंगे। द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द डेस्टिनेशन disintegrations of the Soviet Union, which till then had been a superpower. As a result, major changes took place in world optical politics. For examples, तो यहाँ पे ये कोल्ड वॉर होने के बाद, सब कुछ ख़त्म होने के बाद, यहाँ पे सब रूल्स और रेगुलेशन होने के बाद, जब सारे विश्व के देश एकजुट होकर सोवियत यूनियन बनाए, एक संस्था बनाई, उसकी वजह से बहुत सारे जगह पे बदलाव हुए, बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, रिजल्ट अच्छा आया है। तो कौन कौन से बदलाव है वो एक एक करके हम गाइस देखेंगे। पहला आता है अमेरिका रिमेन्ड द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो पूरे विश्व में अमेरिका को ही एक बड़ा देश, एक पावरफुल देश मानकर घोषित किया गया है। द कंडक्टिव एटमॉस्फेयर prevailed for the growth in trade and economic relations between and among nations. Capital, labor market, and information circulated throughout the world. Ideas spread freely as well. तो यहाँ गाइस अमेरिका ने जब इस यूनियन संस्था में ज्वाइन होने के लिए हाँ बोल दिया, उसी वक्त पूरा विश्व जीत गया गाइस। और यहाँ पे अमेरिका के साथ जुड़कर सारे देश बिजनेस करने लगा। आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे प्लानिंग्स यहाँ पे बनाए गए। फॉर एग्जांपल इसमें कैपिटल इट मीन्स पैसे हुए, कार्मिक संगठन हुआ, मार्केट का जो डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए, डेवलपमेंट आया, सर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ये लोग इधर उधर माइग्रेट होने लगे। उसके वजह से पूरा विश्व आज एक होकर अपने अपने देश के बढ़ोतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है गाइज। एज ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड टू गिव प्रायोरिटी टू ट्रेड रिलेशंस। तो पूरे विश्व में सारे देश सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए प्राधान्य देता है। द आइडिया ऑफ गिविंग एड टू अदर नेशंस फेल बिहाइंड, इंस्टेड एफर्ट्स बिगेन टू बी मेड टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक रिलेशंस। तो यहाँ पे आर्थिक परिस्थितियों को अच्छे तरीके से बांध कर रखने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ कंट्री विच वॉज अपोज टू अनदर एज नो चेंज फ्रॉम एनिमी नेशन टू रिवेल नेशन। तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे ना ही दुश्मन देखता है ना ही दोस्त देखता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देश के प्रजा के लिए जो जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसके लिए यहाँ पे बिजनेस करना जायज़ है, ऐसा कहा गया है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज़ इंक्रीज्ड। The United Nations how now had to take more concrete steps to maintain global peace and security। तो ये अमेरिका जो है, यूनियन नेशंस जो है, रशिया हुआ, अमेरिका हुआ, कोई भी हो, इस देश में ये रूल्स बनाए गए पूरे विश्व में कहीं भी हिंसक परिस्थितियाँ ना आए, कोई नुकसान ना हो, पूरे विश्व में शांति बने रहे और पूरे देश के देशों की सुरक्षा का भार जो है वो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर आया है।
environmental protection, fostering of human rights, gender equality, and management of natural calamities now acquired a global dimensions. तो गाइज आपको मालूम ही है यूनाइटेड नेशंस ये जो संस्था है वो पूरे विश्व में जा जाकर मदद करता है और कोई भी देश यहाँ इस यूनाइटेड नेशन से मदद ले भी सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्यावरण सुरक्षा के लिए कुछ अगर ज़रूरतमंद चीज़ें हैं तो वो हम मांग सकते हैं। पोस्टरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानियत को बचा के रखने के लिए जो जो ज़रूरत है उनके अधिकार जो है उनको सही सलामत रखने के लिए पोस्टर्स लगा सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी, थर्ड कैटेगरी के लोगों के लिए भी यहाँ पे इक्वलिटी रूल्स बना सकते हैं। एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटी, कहीं पे अगर नैसर्गिक आपत्ति आए तो सारा विश्व मिलकर उस जगह पर मदद का एक हाथ बढ़ाते हैं गाइस। तो इस तरीके से फाइनली पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एंड हुआ और इस पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड के वजह से आज हम सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं चुटपुट छोटा मोटा हलचल होता रहता है गाइस, लेकिन एक आर्थिक परिस्थिति के स्टेप पे जाएंगे सोचेंगे तो ये जो दंगे फसाद या लड़ाई है ये सब रोकने की कोशिश ये पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड के एग्रीमेंट के वजह से यहाँ पे एक आया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फाइनली गाइस इस लेसन के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स जो है वो डेवलपमेंट होने लगे। अलग अलग देशों के बीच में जितने रिलेशंस थे वो बहुत ही अच्छे बनने लगे और उसके बाद जो आर्थिक परिस्थिति में वो ऊंच नीच था वो सब अभी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होने लगा। कार्मिक वर्ग, इट मीन जो भी नौकर वर्ग है जो काम करना चाहते हैं एक देश से दूसरे देश माइग्रेट होने का एक परमिशन यहाँ पे मिला। मार्केट छोटे बड़े देश के बीच में आजकल ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस हो रहे हैं। बिगेन सर्कुलेटरी ग्लोबली, इट मीन्स पूरा विश्व जो है एकजुट होकर काम कर रहा है। द गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज अमंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रीव ड्यू टू द रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिफरेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स बिगिन टू बी नो एवरीवेयर। तो गाइज आपको पता है स्टूडेंट्स कि इस कोल्ड वॉर के वजह से फाइनली सब लोगों के मन में आया कि यहाँ पे हिंसा करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। शांति से अच्छे तरीके से रिलेशंस रखकर अलग अलग देशों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप रखकर बिजनेस बनाकर हम अपने देश की उन्नति कर सकते हैं गाइज। ड्यू टू द रेवोल्यूशंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफरेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट बिगेन to be known everywhere. The boundaries between nations did not remain as sacrosanct as they were before. All these processes are together called globalization. कैसे यहाँ पे बिजनेस में कोई मायने नहीं रखता ये बॉर्डर लाइन अपने देश का है उनके देश का है। ग्लोबलाइजेशन इट मीन्स एक दूसरे देश मिलकर रूल्स और रेगुलेशन के साथ जब बिजनेस होता है तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। जस्ट एज ग्लोबलाइजेशन एज ब्रॉट अस बेनिफिट्स इट एज ऑल्सो कॉज्ड लॉसेस। तो अगर यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशन तोड़ता है गाइस तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस देश को होता है जो रूल्स तोड़ा हुआ है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है गाइस, एज द इकोनॉमिक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज गॉट लिंक्ड विथ ईच अदर ट्रेड इंक्रीज इकोनॉमिक Efficacious grew, plenty of productions became available in the market, but the gap between the poor and rich nations did not reduce. तो यहाँ पे गाइस अमीर गरीब देशों को हम लोग तो यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते कि तू गरीब देश है तू बहुत ही अमीर देश है। यहाँ पे गरीब और अमीर देश दोनों मिलकर यहाँ पे काम करते हैं गाइस। गरीब है तो गरीब नहीं रहता है, कोई ना कोई सोर्स में कोई ना कोई अपने देश की संपत्ति में रिच होता है। उसी तरीके से रिच जो देश है वो भी कहीं ना कहीं उनके देश में भी कुछ कमियां होती है। तो ये कमियों को समझकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो प्रोसेस होता है उसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। फाइनली गाइज इन दिस चैप्टर वी स्टडीड द ग्लोबल डेवलपमेंट फ्रॉम 1945 ऑनवर्ड्स। तो ये सारा जो है ग्लोबल डेवलपमेंट 1945 के बाद का
एक डेवलपमेंट स्टेज को हमने देखा है. वी अंडरस्टूड द वर्ल्ड इन द कोल्ड वॉर पीरियड, द आर्म्स रेस एंड द एफर्ट्स एट disarmament. We also learned about the meaning of globalization. तो यहाँ पे पहले वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर तक हमने सारी चीज़ें देख लिए गाइस. पूरे शायद बोल सकते हैं कि 70-80 साल के बीच का जो प्रोसेस डेवलपमेंट है वो हम इस लेसन में पूरी तरीके से जान चुके हैं. और उसी के दौरान हम यहाँ पे फाइनली जो सॉल्यूशन निकला है कि सब लोग मिलजुल कर रहना, इक्वालिटी बताना, बिजनेस डेवलपमेंट करना, उसी के साथ साथ नेचुरल एनवायरमेंटल को संभाल कर रखने का प्रोसेस, और विश्व में मेनली शांति रखने का जो प्रोसेस है उसको ग्लोबलाइजेशन कहा गया है. गाइस, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी मतलब क्या है. सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर. ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया गाइस. नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे हिस्ट्री लेसन नंबर 3 को. ओके, बाय.